इस लेक्चर में हम 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री का स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम रिप्रेजेंटेशन ऑफ 3D एक्सिस, पोजीशन वेक्टर, सेकेंड नंबर पे पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट इन 3D स्पेस स्टडी करेंगे। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स एंड देन डायरेक्शन कोसाइंस, फिर डायरेक्शन रेशियो, एंड उसके बाद हम 4 न्यूमेरिकल्स देखेंगे जो कि काफ़ी टफ लेवल के होंगे, जो इन सभी कॉन्सेप्ट को जो हम ऊपर पढ़े हुए हैं उनको अच्छे से क्लियर करेंगे। सो किसी भी पॉइंट को किसी स्पेस में रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। उनमें से एक ऑप्शन ये होता है कि हम एक 3 डायमेंशनल स्पेस की कल्पना करें या एज्यूम करें जिसमें 3 परपेंडिकुलर लाइंस हो, जिनको कि हम एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस कहेंगे। तो सपोज कोई पॉइंट P है जो इस स्पेस में हमें उसको रिप्रेजेंट करना है। तो जैसा कि हम फिगर में देख रहे हैं, जो OX एक्सिस है वो X एक्सिस है, जो OY है वो Y एक्सिस है, जो OZ है वो Z एक्सिस है। इनको वेक्टर फॉर्म में हम आई जे के से रिप्रेजेंट करते हैं। एक्स एक्सिस को आई कैप से, वाई एक्सिस को जे कैप से और जेड एक्सिस को के कैप से। तो सपोज हम P पॉइंट को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, तो सबसे पहले हम P पॉइंट पे रीच करने के लिए पहले हम एक्स एक्सिस में प्रोसीड करेंगे, फिर वाई एक्सिस में, फिर जेड एक्सिस में। तो इस तरीके से हम P को एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट के रूप में रिप्रेजेंट करेंगे, जिसमें एक्स एक्सिस का डिस्टेंस होगा, वाई एक्सिस का डिस्टेंस होगा और जेड एक्सिस का डिस्टेंस होगा। इस तरीके से हम प्लेन में किसी भी पॉइंट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसी प्लेन में हम इसी 3 डायमेंशनल स्पेस में हम पॉइंट, लाइन, प्लेन, कर्व किसी को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस 3 डायमेंशनल स्पेस में, और इस एक्स वाई जेड 3 परपेंडिकुलर लाइंस के अकॉर्डिंग। सो यहाँ तक की चीज़ें क्लियर हुई। जो ये लिखा गया है इंग्लिश में, इसका एक्सप्लेनेशन यही है कि हम एक्स वाई जेड एक्सिस से P तक कैसे रीच करते हैं। सो अब हम आगे प्रोसीड करेंगे। कैमरे में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, सो थोड़ा वेट करें। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। अभी तक हमने ये पढ़ा कि किसी पॉइंट P को जिसके कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड हो उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन सपोज हमारे पास 2 पॉइंट्स हों P और Q, जिसके की कोऑर्डिनेट जो हो x1 y1 z1, x2 y2 z2 हो, where x1 y1 z1 are coordinates of x axis, y axis and z axis. So x एक्सिस को हम आई कैप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, y एक्सिस को जे कैप से और z एक्सिस को के कैप से। सो अगर हमें पोजीशन वेक्टर को रिप्रेजेंट करना है किसी पॉइंट के, तो सपोज हमें P पॉइंट का पोजीशन वेक्टर रिप्रेजेंट करना है, तो उसको OP वेक्टर के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं, और उसको OP वेक्टर इक्वल टू x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप
Z1 J कैप के फॉर्म में लिखते हैं। ऐसे ही OQ कैप X2 I कैप प्लस Y2 J कैप प्लस Z2 J कैप लिखते हैं। Y2 J कैप प्लस Z2 K कैप, सॉरी यहाँ पे K कैप होगा, K कैप होगा। सो सपोज हम PQ रिप्रेजेंट करेंगे, तो हम वेक्टर एनालिसिस में ये चीज पढ़ चुके हैं कि अगर हमें PQ को रिप्रेजेंट करना है तो PQ को हम OQ माइनस OP लिखेंगे। OQ को X2 I कैप प्लस Y2 J कैप प्लस Z2 K कैप माइनस OP को हम X1 I कैप प्लस Y1 J कैप प्लस Z2 K कैप लिखेंगे। सो सब्ट्रैक्ट करने पर हम जानते हैं कि I कैप के जो कोएफिशिएंट होंगे वो आपस में सब्ट्रैक्ट होंगे सेपरेटली, ऐसे ही J कैप और K कैप में भी। तो यहाँ पे X2 माइनस X1 I कैप प्लस Y2 माइनस Y1 J कैप प्लस Z2 माइनस Z1 K कैप होगा। सो अब हमें PQ जो है, जिसकी कि हमें लेंथ फाइंड कर दें तो हमें P और Q की डिस्टेंस मिल जाएगी। तो PQ के बीच की डिस्टेंस जो होगी वो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर PQ होगा। सो बाय यूजिंग the magnitude formula of any vector, so we can write under root p magnitude of PQ equal to under root x2 minus x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 minus y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 minus z1 का होल स्क्वायर। नाउ अब आता है डायरेक्शन कोसाइंस। सपोज हमारे पास कोई पॉइंट P है जिसके की कोऑर्डिनेट कुछ भी हैं, वह एक्स एक्सिस यानी कि I कैप जो डायरेक्शन है उससे अल्फा एंगल बनाता है, J कैप से बीटा एंगल बनाता है और Z एक्सिस से K कैप डायरेक्शन के वेक्टर से गामा एंगल बनाता है। सो हम ये कह सकते हैं कि हम यहाँ पे कहेंगे कि cos अल्फा, cos बीटा, cos गामा जो है वो डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ OP वेक्टर हैं। cos अल्फा को हम L से रिप्रेजेंट करते हैं, cos बीटा को हम M से रिप्रेजेंट करते हैं, cos गामा को N से रिप्रेजेंट करते हैं। सो सपोज R जो है वो मैग्नीट्यूड है OP वेक्टर का, सो हम राइट करेंगे कि x इक्वल टू आर कॉस अल्फा, y इक्वल टू आर कॉस बीटा एंड z इक्वल टू आर कॉस गामा। x इसको हम कॉस अल्फा की जगह l लिख देंगे तो एल आर, वाई इक्वल टू एम आर, जेड इक्वल टू एन आर हो जाएगा। सो OP वेक्टर को हम राइट कर सकते हैं कि आर कॉस अल्फा आई कैप प्लस आर कॉस बीटा जे कैप प्लस आर कॉस गामा के कैप। सो अगर हम इस OP वेक्टर से मैग्नीट्यूड निकालने की कोशिश करें तो मैग्नीट्यूड ऑफ OP वेक्टर इक्वल टू अंडर रूट आर कॉस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस आर कॉस बीटा का होल स्क्वायर प्लस आर कॉस गामा का होल स्क्वायर। बाय यूजिंग द फार्मूला ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वेक्टर वी कैन राइट cos अल्फा cos बीटा एज LMN। सो we can write under root r square l square plus r square m square plus r square n square equal to r into अंडर रूट l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। इसमें हम r को अंदर से कॉमन ले लेंगे, अंडर रूट के बाहर ले लेंगे, बिकॉज वो अंदर LMN के स्क्वायर्स में तीनों में कॉमन है और इसको हम बाहर ले लेंगे। सो मैग्नीट्यूड ऑफ OP वेक्टर इक्वल टू r है। सो वी कैन राइट
r इक्वल टू r अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। बाई स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड का स्क्वायर करने पर हम पाएंगे कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1। एल एम एन की जगह कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा पुट करेंगे तो हमें मिलेगा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। सो यहाँ पे हम देखते हैं कि हम एक अच्छा रिजल्ट पाते हैं कि किसी भी पोजीशन वेक्टर का जो पोजीशन वेक्टर नहीं, किसी भी वेक्टर का जो उसके पोजीशन वेक्टर या वेक्टर के जो डायरेक्शन कोसाइंस का जो स्क्वायर का जो सम होता है एल एम एन का, वह इक्वल टू 1 के इक्वल होता है। नाउ नेक्स्ट हम प्रोसीड करेंगे। सो एक और चीज जो मेन पॉइंट है वह ये जानना है कि जो डायरेक्शन कोसाइंस होता है वह 3D स्पेस में डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है किसी, जैसे आई कैप जे कैप के कैप या कोई भी यूनिट वेक्टर किसी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, उसी तरीके से कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। वो या तो कोई पोजीशन वेक्टर का डायरेक्शन होगा या किसी वेक्टर का डायरेक्शन होगा। डायरेक्शन रेशियो, सपोज हमारे पास कोई वेक्टर आर है और हमारे पास ए बी सी 3 कांस्टेंट्स हैं। सो तो आर वेक्टर जो है वो डायरेक्शन रेशियो होगा अगर ए बी सी आर वेक्टर के डायरेक्शन रेशियो होंगे अगर ए इक्वल टू के एल, बी इक्वल टू के एम, सी इक्वल टू के एन हो। मीन्स कोई भी वेक्टर, कोई भी कोऑर्डिनेट्स जो वेक्टर के कोएफिशिएंट या पोजीशन वेक्टर के कोऑर्डिनेट जो हों, अगर वो उसके डायरेक्शन कोसाइंस किसी पर्टिकुलर सेम कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हों तो उससे फाइंड जो चीजें होती हैं, जो कांस्टेंट फाइंड होते हैं, वो डायरेक्शन रेशियोज होते हैं। जैसे इसमें वेक्टर आर के लिए जिसके की डायरेक्शन कोसाइंस LMN है, उससे हम ए बी सी को फाइंड कर रहे हैं, तो उसमें के जो है वो इन तीनों के डायरेक्शन कोसाइंस में मल्टीप्लाई करने से फाइंड हो रहा है, जैसा कि हम देख सकते हैं। सो हम यहाँ पे एक रिजल्ट निकालते हैं कि जो डायरेक्शन रेशियो जो होता है वह एक ही डायरेक्शन कोसाइंस के कई सारे डायरेक्शन रेशियोज हो सकते हैं, लेकिन जो उनका डायरेक्शन कोसाइंस है वो हमेशा सेम रहेगा। सो अब हम आगे प्रोसीड करेंगे। यहाँ पे हमें कंफ्यूज नहीं होना है कि जो मैं लास्ट लेक्चर में, प्रीवियस लेक्चर में जो डायरेक्शन कोसाइंस जो है वो वेक्टर का भी होता है और पोजीशन वेक्टर का भी होता है। सो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। सो अब हम एक और इम्पोर्टेंट रिजल्ट देखेंगे। सपोज P और Q दो पॉइंट हैं जिनके डायरेक्शन कोसाइंस LM1 M1 N1 है, और एक दूसरा पॉइंट Q है जिसके डायरेक्शन कोसाइंस L2 M2 N2 है। तो हम लिख सकते हैं कि OP कैप जो है
पोजीशन वेक्टर ओपी कैप जो है उसको L1 आई कैप प्लस M1 जे कैप प्लस N1 के कैप लिख सकते हैं। O2 कैप को लिख सकते हैं L2 आई कैप प्लस M2 जे कैप प्लस N2 के कैप। अगर हम इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लें तो हमें मिलेगा L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2। सो डॉट प्रोडक्ट के फार्मूला से हम देखेंगे कि ओपी कैप डॉट OQ कैप को हम लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ ओपी कैप प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ OQ कैप into cos theta equal to L1 L2 plus M1 M2 plus N1 N2. So we know magnitude of unit vectors are 1, so cos theta equal to L1 L2 plus M1 M2 plus N1 N2. So हम ये कह सकते हैं कि किसी भी दो वेक्टर जो कि या तो पोजीशन वेक्टर हो सकता है या कोई ऑर्डिनरी वेक्टर हो सकता है जो कि दो पॉइंट्स को मिलाने से हमें फाइंड होता है। तो cos थीटा इक्वल टू L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2, हम इसके बीच का एंगल निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे हम एक रिजल्ट ये देखेंगे कि इसमें अगर हमें इनके बीच का एंगल इसके बीच का एंगल 90 डिग्री होता है, अगर यानी कि ये जो दोनों वेक्टर हैं जो वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं तो L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 इक्वल टू 0 होगा। और अगर ये एक दूसरे के पैरेलल हैं या एक दूसरे पे लाई करते हैं तो L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 इक्वल टू 1 होगा। तो ये दो कंडीशन हैं जो कि पैरेलल परपेंडिकुलर और पैरेलल होने की कंडीशन है। नाउ हम आगे प्रोसीड करेंगे। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम न्यूमेरिकल्स देखेंगे। सो अब इस लेक्चर को हम यहीं पे विराम देते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे कुछ अच्छे न्यूमेरिकल्स जो कि इस बेसिक्स को क्लियर करेंगे। थैंक यू। अब हम डायरेक्शन कोसाइंस से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल देखेंगे जो कि इसको और भी अधिक डायरेक्शन कोसाइंस के चीज़ों को और भी अधिक क्लियर करेगा। सो क्वेश्चन है अ लाइन OP थ्रू origin O is inclined at 30 degree 45 degree with OX and OY axis. So OX axis means X axis and OY axis means Y axis. And OX एक्सिस जो है वो पॉजिटिव X एक्सिस है और जो OY है वो पॉजिटिव Z एक्सिस पॉजिटिव Y एक्सिस है। क्यों? बिकॉज जो डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं वो होते हैं वो पॉजिटिव एक्सिस से ही होने पे हम उसको डायरेक्शन कोसाइंस ले, जो एंगल्स होते हैं वो पॉजिटिव डायरेक्शन से होने पे ही हम उसको डायरेक्शन कोसाइंस ले सकते हैं। सो देन द लाइन OP बेस्ट डिस्क्राइब बाय फर्स्ट ऑप्शन है। सो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है OP है 60 डिग्री विद OZ एक्सिस, नो लाइन पॉसिबल, मैग्नीट्यूड ऑफ OP वेक्टर इक्वल टू 3 एंड फोर्थ ऑप्शन है नो ऑप्शन करेक्ट। सो बिकॉज जो OP है जो ये एंगल्स हैं वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से बन रहे हैं तो हम जो 30 डिग्री है उसको L के रूप में लेंगे और cos 30 जो होगा वो डायरेक्शन कोसाइंस होगा और जो M होगा वो cos बीटा यानी कि cos 45 जो सेकेंड जो Y एक्सिस से जो रिलेटेड डायरेक्शन कोसाइंस है वो होगा। इसी तरीके से जो सपोज हम लेते हैं कि जो लाइन है वो
पॉजिटिव जेड एक्सिस से अल्फा डिग्री या थीटा डिग्री बना रहा है। सो n इक्वल टू कॉस थीटा होगा। सो हम जानते हैं कि जो डायरेक्शन कोसाइंस के स्क्वायर का जो सम होता है वो 1 के इक्वल होता है। सो हम लिख सकते हैं कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1। सो यहाँ पे हम एल यानी कि cos 30, एम यानी कि cos 45 का स्क्वायर का सम करेंगे प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1 राइट करेंगे। अब हम देखेंगे कि एन स्क्वायर की जो वैल्यू आ रही है वो 3/4 और 1/2 को सम करने के बाद राइट हैंड साइड पे लेने पे एन स्क्वायर इक्वल टू -1/4 आ रही है। तो हम जानते हैं कि किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता है, बट कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर तो निगेटिव हो सकता है लेकिन रियल नंबर का स्क्वायर कभी निगेटिव नहीं हो सकता है। सो हम जानते हैं कि इसका मतलब ये है कि इस तरह चूंकि n की वैल्यू इस कॉम्बिनेशन के लिए पॉसिबल नहीं है, इसका मतलब कि ऐसी कोई लाइन एग्जिस्ट नहीं करेगी। सो यहाँ पे जो ऑप्शन 2 है वो करेक्ट है, नो लाइन पॉसिबल। सो नाउ ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। और भी न्यूमेरिकल्स लगवाए जाएंगे लेकिन थोड़े जो बेसिक्स क्लियर करने वाले न्यूमेरिकल हैं डेमो पर्पज के लिए वो करवाए जा रहे हैं। थैंक यू। क्वेश्चन दिया गया है, अब हम if the direction cosines of a variable line in two adjacent points be L, M, N and L plus delta L, M plus delta M, N plus delta N, so that the small angle delta theta between the two position is given by delta theta का square equal to delta L square plus delta M square plus delta N square। सो हम ये डायरेक्शन कोसाइंस का सेकेंड न्यूमेरिकल है जो कि आपको डायरेक्शन कोसाइंस को समझने में और कुछ उसके एप्लीकेशंस करने में, जो कि हमें पहले मैथमेटिक्स में हम नॉलेज ले चुके हैं, हम कर सकते हैं। और जो भी हमें एग्जाम में नया न्यूमेरिकल फॉर्म होगा उसको हम इसके बेसिस पे सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं। सो यहाँ पे इस क्वेश्चन में 3 डायमेंशनल स्पेस में हम फिगर में एल एम एन जो डायरेक्शन कोसाइंस है उसको पी पॉइंट से रिप्रेजेंट करेंगे और जो क्यू पॉइंट है उसके डायरेक्शन कोसाइंस को एल प्लस डेल्टा एल, एम प्लस डेल्टा एम और एन प्लस डेल्टा एन से रिप्रेजेंट करेंगे। फिगर में जो इनके बीच का एंगल है वो डेल्टा थीटा दिखाया गया है, जो कि थोड़ा बड़ा दिखाया गया है, ये बहुत ही स्मॉल है जिसके की इम्पोर्टेंस को हम आगे समझेंगे। सो वी नो सम ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस इक्वल टू 1, we have already studied in earlier lectures। So L square plus M square plus N square equal to 1। And second thing is, for second point Q, the L plus delta L square plus M plus delta M square plus N plus delta N square equal to 1, because L plus delta L, M plus delta M और N plus delta N भी जो है वो डायरेक्शन कोसाइंस हैं। अब हम a प्लस बी का होल स्क्वायर का जो फार्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, उसको उस फार्मूले की हेल्प से इसको एक्सपेंड कर देंगे। तो एल स्क्वायर प्लस डेल्टा एल का स्क्वायर प्लस 2l डेल्टा एल प्लस एम स्क्वायर प्लस डेल्टा एम का होल स्क्वायर प्लस 2m डेल्टा एम प्लस एन स्क्वायर प्लस डेल्टा एन का स्क्वायर प्लस 2n डेल्टा एन इक्वल टू 1। सो एल एम एन और डेल्टा एम डेल्टा एन के स्क्वायर्स को एक तरफ कर लेंगे और सेकेंड तरफ 2 इंटू एल प्लस डेल्टा एल, एम प्लस डेल्टा एम, एन प्लस डेल्टा एन इक्वल टू 1 हो जाएगा। We know already that L square plus M square plus N square equal to 1। सो इसकी जगह पे हम 1 पुट कर देंगे और इसको राइट हैंड साइड के 1 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 आएगा। सो डेल्टा एल स्क्वायर प्लस डेल्टा एम स्क्वायर प्लस डेल्टा एन स्क्वायर इक्वल टू, अब जो 2 इंटू एल प्लस डेल्टा एल, एम प्लस डेल्टा एम, एन प्लस डेल्टा एन है उसको
राइट साइड में ले जाएंगे तो -2l डेल्टा एल एम प्लस डेल्टा एम प्लस एन डेल्टा एन आएगा, जिसको कि हम इक्वेशन नंबर 1 ले लेंगे। अब हम जानते हैं कि इनके बीच का जो एंगल दिया हुआ है वो डेल्टा थीटा है, तो हम ऑलरेडी जानते हैं कि अगर हमें दो वेक्टर्स के बीच का डायरेक्शन कोसाइंस एंगल दिया हुआ है तो उनके बीच के एंगल का जो cos थीटा होता है वो L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 होता है, जो कि ये नीचे दिखाया गया है जहाँ पे मेरा फिंगर है। उसकी हेल्प से हम लिख सकते हैं कि cos डेल्टा थीटा जो इक्वल टू होगा L इंटू एल प्लस डेल्टा एल प्लस एम प्लस डेल्टा एम प्लस एन प्लस डेल्टा एन होगा। सो नेक्स्ट हम देखेंगे जो cos थीटा जो इक्वल होगा वो L इंटू एल प्लस डेल्टा एल प्लस एम इंटू एम प्लस डेल्टा एम प्लस एन इंटू एन प्लस डेल्टा एन होगा। सो cos थीटा इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू एल प्लस एम प्लस डेल्टा एम प्लस एन प्लस डेल्टा एन। जब हम ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे तो ऐसा हमें रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि एल एल से मल्टीप्लाई एम एम से मल्टीप्लाई एन एन से मल्टीप्लाई करके स्क्वायर आएगा, और हम जानते हैं कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1 है। तो हम लिख सकते हैं कि cos डेल्टा थीटा इक्वल टू एल प्लस एम प्लस डेल्टा एम प्लस एन प्लस डेल्टा एन, और डेल्टा एल स्क्वायर प्लस डेल्टा एम स्क्वायर प्लस डेल्टा एन स्क्वायर इक्वल टू -2l डेल्टा एल प्लस एम प्लस एन डेल्टा एन, ये हमें पहले फाइंड हुआ था। सो हमारे पास दो इक्वेशंस हो गए। सो डेल्टा एल स्क्वायर प्लस डेल्टा एम स्क्वायर प्लस डेल्टा एन स्क्वायर, अब हम यहाँ पे एल प्लस डेल्टा एल एम प्लस डेल्टा एम प्लस एन प्लस डेल्टा एन की वैल्यू को पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में, तो जो कि cos डेल्टा थीटा -1 है। तो अब हमारे पास फाइंड होगा कि डेल्टा एल स्क्वायर प्लस डेल्टा एम स्क्वायर प्लस डेल्टा एन स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू कॉस थीटा -1। यहाँ पे माइनस का साइन आएगा 2 के पहले, बिकॉज जो इक्वेशन नंबर 1 है उसमें माइनस है पहले। तो डेल्टा एल स्क्वायर प्लस डेल्टा एम स्क्वायर प्लस डेल्टा एन स्क्वायर इक्वल टू -2 इंटू, अब कॉस थीटा की वैल्यू को हम पुट करेंगे, इसको हम डेल्टा थीटा बाई 2 के फॉर्म में, साइन के फॉर्म में राइट करेंगे, बिकॉज कॉस 2 थीटा जो होता है वो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो उसके बेस पे हम लिख सकते हैं कि -2 इंटू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर डेल्टा थीटा बाई 2 -1, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, और 4 साइन स्क्वायर डेल्टा थीटा बाई 2 इक्वल टू डेल्टा एल स्क्वायर प्लस डेल्टा एम स्क्वायर प्लस डेल्टा एन स्क्वायर। नाउ साइन डेल्टा थीटा बाई 2 को हम पुट कर सकते हैं डेल्टा थीटा बाई 2, बिकॉज जो इनके बीच का जो एंगल है वो बहुत अधिक स्मॉल है, जो कि मैंने पहले ही बताया था कि आगे हमें स्मॉल एंगल होने का इम्पोर्टेंस पता चलेगा। तो साइन डेल्टा थीटा बाई 2 की वैल्यू जो होगी वो लगभग अप्रोक्सीमेटली डेल्टा थीटा बाई 2 के ही इक्वल होगी। सो हम लिख सकते हैं कि 4 इंटू साइन डेल्टा थीटा बाई 2 की जगह डेल्टा थीटा बाई 2 लिख देंगे तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, डेल्टा थीटा स्क्वायर इक्वल टू डेल्टा एल स्क्वायर प्लस डेल्टा एम स्क्वायर प्लस डेल्टा एन स्क्वायर आएगा, जो कि हमें शो करना था। सो इसमें हमने कई सारे पॉइंट्स को देखा, जैसे अगर हमें डायरेक्शन कोसाइन दो वेक्टर्स या पोजीशन वेक्टर्स के पता हों तो उनके बीच का जो एंगल होता है cos थीटा इक्वल टू L1 L2 M1 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 होता है, एंड डायरेक्शन कोसाइंस के किसी पॉइंट या वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइंस का स्क्वायर का जो सम होता है वो 1 के इक्वल होता है। एंड थर्ड जो हमने देखा कि अगर साइन के फॉर्म में हो और एंगल स्मॉल हो तो वो
एंगल के इक्वली उसकी वैल्यू हम अप्रोक्सीमेटली ले सकते हैं। सो थैंक्स, यहाँ पे न्यूमेरिकल फिनिश होता है। थैंक यू, गुड बाय। सो अनदर क्वेश्चन जो कि डायरेक्शन कोसाइंस से ही रिलेटेड है और थोड़ा और डिफ़िकल्टी लेवल इसकी हाई की गई है। इजी क्वेश्चंस भी लगाएंगे, लेकिन कुछ क्वेश्चन पहले डेमो पर्पज के लिए डिफ़िकल्ट क्वेश्चन देख लें। क्वेश्चन है कि so that the straight lines which direction cosines are given by the equation AL plus BM plus CN equal to 0 and UL square plus VM square plus WN square equal to 0 are parallel if A square by U plus B square by V plus C square by W equal to 0। फर्स्ट ऑप्शन है जो ऑप्शन ए है, और जो ऑप्शन बी है वो ए स्क्वायर इंटू वी प्लस डब्ल्यू प्लस बी स्क्वायर इंटू डब्ल्यू प्लस यू प्लस सी स्क्वायर इंटू यू प्लस बी इक्वल टू 0। थर्ड सी ऑप्शन है ए यू प्लस बी बी प्लस सी डब्ल्यू इक्वल टू 1। एंड जो डी ऑप्शन है वो कोई करेक्ट, नो करेक्ट, नो ऑप्शन करेक्ट। सो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन में हम देख रहे हैं कि जो दोनों ही इक्वेशंस दिए गए हैं ए एल प्लस बी एम प्लस सी एन इक्वल टू 0 एंड यू एल स्क्वायर प्लस वी एम स्क्वायर प्लस डब्ल्यू एन स्क्वायर इक्वल टू 0। इसमें एल एम एन कॉमन है। इट मीन्स कि जो एल एम एन होंगे वही हमारे, क्योंकि बाकी जो कॉन्स्टेंट्स बाकी जो हैं वो दोनों में कॉमन नहीं है, और जो सॉल्यूशन होता है या वेरिएबल होता है वो दोनों इक्वेशंस में कॉमन होता है। सो यहाँ पे, और चूँकि डायरेक्शन कोसाइंस इन दोनों के सॉल्यूशन से मिल रहा है, इसका मतलब जो एल एम एन है वही इन दोनों इक्वेशंस का सॉल्यूशन है, और डायरेक्शन एल एम एन जो है उसी के जो दो सॉल्यूशन हैं वो डायरेक्शन कोसाइंस हैं, जिनको कि हम L1 L2 M1 M2 और N1 N2 लिख सकते हैं। सो बिकॉज हम देख रहे हैं कि जो सेकेंड इक्वेशन है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एल एम एन में। सो इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम जो फर्स्ट इक्वेशन दिया हुआ है ए एल प्लस बी एम प्लस सी एन इक्वल टू 0 से एल की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। तो एल इक्वल टू जो आएगा वो माइनस बी एम प्लस सी एन अपॉन ए आएगा, जिसको कि हम इक्वेशन जो 2 है यू एल स्क्वायर प्लस बी एम स्क्वायर प्लस डब्ल्यू एन स्क्वायर इक्वल टू 0 में पुट कर देंगे। सो u इंटू बी एम प्लस सी एन का स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वन या माइनस का स्क्वायर 1 हो जाएगा, प्लस वी एम स्क्वायर प्लस डब्ल्यू एन स्क्वायर इक्वल टू 0। नाउ u अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू, अब हम इस स्क्वायर को ओपन करेंगे, बी स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एन स्क्वायर प्लस 2b सी एम एन ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी के फार्मूला से ओपन कर देंगे, प्लस बी एम स्क्वायर प्लस डब्ल्यू एन स्क्वायर इक्वल टू 0। सो अब हम सारे ब्रैकेट्स को ओपन कर देंगे, तो हमारे पास आएगा यू बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस यू सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस ट्वाइस यू बी सी बाई ए स्क्वायर एम एन प्लस वी एम स्क्वायर प्लस डब्ल्यू एन स्क्वायर इक्वल टू 0। अब इस पूरे इक्वेशन को एन स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे। इन स्टेप्स को हम ज़्यादा डीप नहीं जाएंगे, क्योंकि हम ये सब चीज़ें करना हम प्रीवियस क्लासेज में लर्न कर चुके हैं, छोटी क्लासेज में। सो यू बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू एम स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर प्लस यू सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस यू बी सी बाई ए स्क्वायर एम बाई एन प्लस वी इंटू एम बाई एन इस v इंटू एम बाई एन का स्क्वायर प्लस डब्ल्यू इक्वल टू 0।
बिकॉज डब्ल्यू में जो कोएफिशिएंट है वो एन स्क्वायर है, तो एन स्क्वायर को एन स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो 1 के इक्वल हो जाएगा। सो यहाँ पे फाइनल जो इक्वेशन आएगा, जो कि हम आप इजीली कर सकते हैं आप लोग, क्योंकि ये हम छोटी क्लासेज के चीज़ें हैं। सो यू बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वी इंटू एम बाई एन का होल स्क्वायर प्लस ट्वाइस यू बी सी अपॉन ए स्क्वायर इंटू एम बाई एन प्लस यू सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस डब्ल्यू इक्वल टू 0। सो हम ये जान चुके हैं कि जो L1 L2 M1 L1 L2 M1 M2 N1 N2 है, वही जो है ये जो दो स्ट्रेट लाइंस हैं उनका डायरेक्शन कोसाइंस है। सो यहाँ पे हम कंडीशन ले लेंगे कि जब दो लाइंस का जो डायरेक्शन कोसाइंस है वो लाइंस अगर पैरेलल हो, तो उसकी जो कंडीशन हमने फाइंड की थी L1 अपॉन L2 इक्वल टू M1 अपॉन M2 इक्वल टू N1 अपॉन N2 इक्वल टू K। सो हम इसे लिख सकते हैं कि M1 अपॉन N1 प्लस M2 अपॉन N2 इक्वल टू K। N1 को M2 की जगह लेते आएंगे और M2 को N1 की जगह लेते जाएंगे। सो अब हम जानते हैं कि ये जो इक्वेशन है वो चूंकि इसमें M1 अपॉन M2 और N1 अपॉन N2 जो आ रहा है वो इक्वल टू 1 के इक्वल आ रहा है, और जो ये इक्वेशन हमें फाइंड हुआ है वो m बाई एन के स्क्वायर के रूप में फाइंड हुआ है। सो जो m बाई एन के रूप में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसके जो दोनों रूट्स होंगे वो इक्वल होंगे। हम जानते हैं कि अगर किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स जो हैं वो इक्वल हों, तो बी स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0, उसका जो डिटर्मिनेंट होता है वो 0 के इक्वल होता है। तो बी की जगह और ए सी की जगह वैल्यू पुट करने पर जो हमें फाइंड होगा वो फाइनली हमें यू डब्ल्यू बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वी यू सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वी डब्ल्यू इक्वल टू 0 फाइंड होगा। ए स्क्वायर दोनों में नीचे कॉमन है, तो हम यू डब्ल्यू बी स्क्वायर प्लस वी यू स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस वी डब्ल्यू ए स्क्वायर इक्वल टू 0 के इक्वल कर देंगे। दोनों इक्वेशन को यू वी डब्ल्यू से डिवाइड करने पर बी स्क्वायर अपॉन वी प्लस सी स्क्वायर अपॉन डब्ल्यू प्लस ए स्क्वायर अपॉन यू इक्वल टू 0। चूँकि हमने पूरे इक्वेशन को दोनों साइड यू वी डब्ल्यू से यू इंटू वी इंटू डब्ल्यू से डिवाइड कर दिया है, तो ये हमारा जो इक्वेशन फाइंड हो रहा है ए स्क्वायर अपॉन यू प्लस बी स्क्वायर अपॉन वी प्लस सी स्क्वायर अपॉन डब्ल्यू इक्वल टू 0 फाइंड हो रहा है। सो अब हम ऑप्शंस को देखेंगे कि कौन सा ऑप्शंस करेक्ट है। तो जो ए ऑप्शन है उसमें जो पैरेलल के की जो कंडीशन है वो मैच कर रही है। सो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। थैंक यू, गुड बाय।